बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ आपके साथ। सारे मेहमान हमारे साथ हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विनोद अग्निहोत्री जी, समीर चौगामकर साहब और हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर। अब आज जरा महाराष्ट्र की बात हम करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दौरे कर रहे हैं महाराष्ट्र के। मुंबई में वो सभा करेंगे, मुंबई के बाद पनवेल, फिर छत्रपति संभाजी नगर भी वो जाएंगे। इसके अलावा नजर हमारी है आज पुणे पर भी। पुणे में मल्लिकार्जुन खड़गे सभा करने जा रहे हैं। वो इंटरेस्टिंग इसलिए होगा क्योंकि उनके और योगी जी के बीच जो ये टीटी का मैच चल रहा है उसमें अभी लास्ट बोले हैं योगी जी, तो आज ये जवाब आएगा। कल योगी जी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि भाई आप गुस्सा मुझ पर ना हो, आप गुस्सा उन लोगों पर हो जिन्होंने आपका परिवार उजाड़ा, आपकी माता जी की हत्या की थी, उनके ऊपर गुस्सा निकालिए। वो लोग कौन थे दुनिया को बताइए। वो रजाकार थे, निजाम की प्राइवेट मुस्लिम सेना थी, उस पर बोलिए। और ये बोलिए कि तब बट गए थे लोग तो इसलिए कट गए थे, वो आप नहीं बोलेंगे। इस पर हम लोग बात करेंगे। तो आज क्या वो जवाब देंगे, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। पहले मुंबई 36 सीटें हैं और पूरा महाराष्ट्र एक तरफ, मुंबई की 36 सीटें एक तरफ। क्योंकि इस पर पिछली बार अगर आप 2019 का रिकॉर्ड देखेंगे तो इन 36 में से शिवसेना अविभाजित 19 पर लड़ी थी और 14 जीती थी विद अलायंस बीजेपी। वही बता रहा हूं सर, बीजेपी के साथ। और बीजेपी 17 पर लड़ी थी और 16 जीती थी। तो 16 और 14 30 सीटें, 36 में से 30 सीटें अलायंस ले गया था। यह ताकत थी बीजेपी और अनडिवाइडेड शिवसेना की। यहां पर अब मामला खैर अलग हो गया है। इस बार आप देखिए, आजा कांग्रेस 30 लड़ी थी, 4 जीती थी। एनसीपी अनडिवाइडेड थी, वो 6 लड़ी थी, 1 जीती थी। इस बार कांग्रेस 11 लड़ रही है, उद्धव ठाकरे 22 सीट लड़ रहे हैं। सबसे ज्यादा अलायंस में वही लड़ रहे हैं। यहां से शरद पवार की पार्टी 2 सीट लड़ रही है। और दूसरी तरफ बीजेपी 18 सीट लड़ रही है और शिंदे साहब की जो शिवसेना है वो 16 सीट लड़ रही है। तो मतलब कहने का ये कि उनके बीच में समीकरण वैसा ही है, बीजेपी और शिंदे साहब के बीच में, जो पहले हुआ करता था मुंबई का। इफेक्टिवली 20 है, 20 और 14 कह सकते हैं आप, क्योंकि बीजेपी के भी 2 कैंडिडेट हैं जिनको शिंदे ने दिया है। हाँ, और बीजेपी की पूरी कोशिश थी। शिवसेना जब अविवादित शिवसेना थी तब भी बीजेपी को ये लगता था कि मुंबई में भले ही शिवसेना अपनी पूरी ताकत समझती है, लेकिन बीजेपी का भी उतना ही बड़ा जनाधार है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर लड़के उस पर जीत हासिल करना चाहिए। और ये जब मौका मिला तो पार्टी ने पूरी कोशिश की है और बीजेपी इस पर बहुत होपफुल है कि मुंबई रीजन में भी वो बहुत अच्छा करेगी। और उस लिहाज से देखा जाए तो अभी तक का जो कैंपेन नजर आ रहा है वो ऐसा लग रहा है कि हाँ, एक टफ फाइट वाली स्थिति नजर आ रही है। अभी अमित शाह भी थे, मेरे ख्याल से परसों ही थे मुंबई के अंदर। तो मुंबई में लेकिन उद्धव ठाकरे का बेस तो है ही ना। बिल्कुल, शिवसेना की तो ताकत ही वही। असल इम्तिहान शिवसेना का मुंबई में होता है दोनों के बीच में। निश्चित रूप से शिवसेना के लिए मुंबई एक बिल्कुल प्राणवायु, बीएमसी उनकी सबसे मजबूत ताकत रही है। और 2024 का अगर लोकसभा चुनाव देखेंगे तो उद्धव ठाकरे 3 लोकसभा सीटें मुंबई से जीते हैं इस बार। भारतीय जनता पार्टी को तो 1 सीट मिली है, पीयूष गोयल की सीट जीती है, जहां से गोपाल शेट्टी की सीट पे। तो वो ताकत उद्धव ठाकरे की रही और यही कारण रहा है कि उद्धव ठाकरे को लगता है कि मुंबई के अंदर उनका अगर 36 सीटों पर बहुत बेहतर प्रदर्शन रहेगा तो वह वापस राजनीति में अपनी स्थिति स्टैब्लिश कर लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज शिवाजी पार्क में रैली को संबोधित करने वाले। लोकसभा का जो चुनाव परिणाम आया है उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि मुंबई में एकनाथ शिंदे की वो ताकत नहीं कि वो अकेले उद्धव ठाकरे को चुनौती दे सके। भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उद्धव के कार्यकर्ताओं के साथ उतने सामंजस्य अभी तक बिठा नहीं पाए महाराष्ट्र के, मुंबई में खासतौर से। तो ये एक बड़ा मैसेज था जिसके लिए आज प्रधानमंत्री वहां रैली कर रहे हैं और प्रधानमंत्री आज वहां पर उद्धव ठाकरे को चुनौती देंगे। अभी 17 तारीख को तो बाला साहेब ठाकरे का पुण्यतिथि है, तो उसका जिक्र करेंगे, सावरकर का जिक्र करेंगे। वो मुझे लग रहा है कि इस बार आप प्रधानमंत्री मोदी की आप अगर रैलियां देखेंगे जो महाराष्ट्र में हुई है तो बहुत प्लान रैलियां की। जैसे उन्होंने चंद्रपुर के चिमूर में रैली की, उसके अलावा उन्होंने अकोला में रैली की है, नासिक में उनकी रैली हुई है। तो जहां जहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी है और जहां कमजोर रहा है और जहां जातिगत समीकरण ने भारतीय जनता पार्टी को नुकसान किया है, महाविकास आघाड़ी को जहां दलित और ओबीसी वोटर्स मिले हैं, वहां प्रधानमंत्री मोदी का फोकस ज्यादा रहा। प्रधानमंत्री वहां बार बार जाकर बोल रहे हैं कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। आज बम्बई में प्रधानमंत्री मोदी वही संदेश देंगे। आपने 17 तारीख वाला बाला साहब ठाकरे की जो पुण्यतिथि है वो आपने कहा, ये एक असल चैलेंज होगा भाई। वैसे कांग्रेस पार्टी जाएगी क्या? राहुल गांधी जाएंगे क्या उनको श्रद्धांजलि देने के लिए? कल तो देवेंद्र फडणवीस ने कहा है, इस बात की चुनौती दी उद्धव ठाकरे को कि 17 तारीख को जो बंबई में जो मेयर निवास था, जो जहां बाला साहेब ठाकरे का स्मारक बनाए, राहुल गांधी को लेकर आए, वहां पर पुष्पांजलि अर्पित करवाए। अगर ये भी नहीं करवा सकते तो कम से कम राहुल गांधी 17 तारीख को बाला साहेब ठाकरे के लिए 2 शब्दों में ट्वीट कर दें। अब ये चुनौती दी है उद्धव ठाकरे को। उद्धव ठाकरे अब क्या करवा पाते हैं, राहुल गांधी भारी मन से करते नहीं करते, ये देखना होगा। करा लेंगे। इतना निवेदन आप लोग कर रहे हैं तो करा लेंगे।
कम से कम पोस्ट तो करा लेंगे, ठीक है, वहां तक ना पहुंचे। उद्धव ठाकरे राहुल गांधी उद्धव ठाकरे के लिए पोस्ट करेंगे? नहीं, उद्धव ठाकरे करना चाहिए। सॉरी करना चाहिए। बाला साहब ठाकरे क्यों नहीं करना चाहिए? आप उन्हीं के साथ वहां सरकार के साझेदार बने। आपकी महाराष्ट्र में आज जो भी स्थिति है उसमें ये वजह है या नहीं है? या तो आप कह दीजिए कि बाला साहब ठाकरे वाली विरासत को नहीं, हम उद्धव ठाकरे वाली विरासत को मानते हैं। ये क्लैरिटी होनी चाहिए। और ये तो किसी भी पार्टी में आप, ठीक है, आप इतने लंबे समय तक उसको वैचारिक तौर पर विरोध करते थे, लेकिन आज आप कहते हैं ना कॉमन ग्राउंड। उद्धव जी जो बिल्कुल एकदम मुसलमानों के विरोधी थे, आज मुसलमानों के सामने जा रहे हैं, कह रहे हैं कि आप ही हमारे डिप्टी सीएम तक मानने को तैयार हैं। तो राहुल जी क्यों नहीं कर सकते? अगर उद्धव ठाकरे इतना कदम आगे चल चुके हैं अपनी उस पूरी छवि के विरुद्ध, और एक तरह से देखें तो उद्धव ठाकरे के राजनीतिक जीवन के लिए कितना बड़ा खतरा है कि वो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे वाली विरासत छोड़कर एक सो कॉल्ड सेकुलर विरासत के साथ जा रहे हैं। और आपको वो चिट्ठी याद होगी, उसमें लिखा हुआ था सेकुलर क्रेडेंशियल्स। वो जो सोनिया गांधी के साथ जिस चिट्ठी पर सहमति बनी थी, सेकुलर शब्द विशेष करके उल्लेख था। तो क्या इतना भी राहुल गांधी नहीं करेंगे? मुझे लगता है कि इतना तो करना चाहिए। उकसा लिया आपने जितना उकसाना। नहीं, मैं बात कर रहा हूं, मेरे मन की जो बात है वो बता रहा हूं, विश्लेषण कर रहा हूं। अब ये राहुल जी का अगर इतना भी न करें, नहीं उद्धव करेंगे, सोचें, नहीं करेंगे, ये उद्धव ठाकरे सोचें। देखिए उद्धव ठाकरे की बात पर करेंगे नहीं करेंगे अलग बात है, हमारी आपकी बात पर हो सकता है कर दें। हाँ, ये क्योंकि समझे, क्योंकि देखिए जब एक कहावत है ना, गुड़ खाए गुलगुला से परहेज, ये चलता नहीं है। आप शिवसेना के साथ सरकार चला चुके, लोकसभा का चुनाव लड़ चुके, उद्धव ठाकरे और आप मंच साझा करते हो। उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे की तस्वीर लगा करके बाकायदा जो है करते हैं। अभी मैंने एक घर पे मिलते हैं सोनिया जी, राहुल गांधी अपने घर पे मिलते हैं। अरे सुन लीजिए आप, अभी एक मुंबई में एक मीटिंग हुई थी इंडिया ब्लॉक की, उसमें बाला साहब ठाकरे की तस्वीर लगी हुई थी। क्या बात? हाँ बिल्कुल। और उसमें कांग्रेस के भी नेता बैठे थे, उद्धव ठाकरे भी थे, संजय राउत भी थे, सब थे। मैंने यूट्यूब पे पूरा वो देखा। अब गुलगुला खा लें राहुल गांधी, क्या दिक्कत है गुलगुला खाने में भाई? अरे जब आप, अरे इसमें अच्छा बताओ क्या। और बाला साहब ठाकरे का इतिहास सुनिए। बाला साहब ठाकरे का शुरुआती राजनीति जो है इंदिरा गांधी के समर्थन से शुरू हुई। वसंत दादा पाटिल के खिलाफ राजनीति, 80 में इमरजेंसी का समर्थन किया बाला साहब ठाकरे ने, शिवसेना ने। 80 में जो है स्थानीय चुनाव मिलकर लड़ी कांग्रेस। और बाला साहब ठाकरे और इंदिरा गांधी की तस्वीर आपको दिखा दूं साथ में, अभी हाथ जोड़ते हुए एक दूसरे का। तो ये सब राहुल गांधी के पास भी होगा। प्रतिभा पाटिल का भी तो समर्थन किया, प्रतिभा पाटिल का समर्थन किया, प्रणब मुखर्जी का समर्थन किया। अरे चलो बाला साहब क्या, लेकिन उसके बाद बता दी इतना दुर्भाग्य है। लेकिन कैसे, मतलब क्या एक लाइन बोलने दीजिए। दिक्कत दुर्भाग्य कितना है कि बाला साहब ठाकरे के विरासत पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और उनके पुत्र उस विरासत के साथ चल पाएंगे कि नहीं, ये चर्चा हो रही। ये दुर्भाग्य की बात नहीं है। आप कोई भी राजनीति करें, चलो विचार बदलना, पार्टी बदलना, कुछ बोल देना, लेकिन अपने पिता को आपको छिपाकर वो तस्वीर रखनी पड़े, ये तो बड़ा दुर्भाग्य है। अरे कैसे छुपाएंगे कि बाला साहब ठाकरे ने कह दिया था मुसलमानों के वोटिंग राइट्स ले लेने चाहिए। दूसरी समस्या ये आएगी कि अगर वो राहुल गांधी इस काम को कर दें, उसके बाद आप समझते हैं कि बाला साहब के कैसे कैसे बयान बीजेपी सोशल मीडिया पर लगा के राहुल गांधी से सवाल पूछना शुरू करेगी। क्या इन सवालों के जवाब में? दूसरी चीज की बहुत मजबूरी में, लाइटर नोट पर समझा रहा हूँ कि अगर आप कोई अवैध संबंध बना भी ले तो उसका ढिढोरा तो नहीं पिटता ना। तो ये दोनों दलों को पता है कि बहुत मजबूरी का ये गठबंधन है। इसको लेके हर मुद्दे पे ढिढोरा पीट के अपनी फैयत क्यों करा लेंगे? अगर राहुल गांधी बाला साहब के बारे में बहुत कुछ बोले, ऐसी क्या मजबूरी है? ऐसा तो है नहीं ना कि ना बोले तो उद्धव ठाकरे कहेंगे कि हम गठबंधन से अलग हो जाएंगे। उद्धव की ज्यादा मजबूरी। वो मुझे लगता है उद्धव ठाकरे भी चाहेंगे कि नहीं आओ भाई, तुम तमाशा बनेगा। खामा फिर एक ये देखिए राहुल गांधी को सर कितनी मोहब्बत है। हाँ सर नमस्ते कर रहे हैं। मुझे तस्वीर दिखाई, बाल ठाकरे और इंदिरा गांधी एक दूसरे को नमस्ते। सर राहुल गांधी जब पहली बार मुंबई गए थे, कि जब सरकार बनी बाला साहब उद्धव ठाकरे के साथ, तो उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे ने 2 स्मृति चिन्ह राहुल गांधी को दिए थे। एक बाला साहब ठाकरे का और एक शिवाजी जी की मूर्ति दी थी। राहुल गांधी ने वो दोनों बाला साहब थोरात को दिया और बोला देखो क्या करना है इनका। वो लेके दिल्ली नहीं आए, वहीं उन्होंने दे दी बाला साहब थोरात को कि देखिए क्या करना है इनका। मतलब ये राहुल गांधी का है कि आपको उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे स्मृति चिन्ह दे रहे हैं बाला साहब ठाकरे का और शिवाजी का, तो आप सम्मान से लेके तो आइए दिल्ली में। अब वहीं पर आप स्टेज से उतर रहे हो और अपने नेता बाला साहब ठाकरे थोरात को दे रहे हो और कह रही है देखिए क्या करना है इनका। अरे तो ले तो लिया, वापस तो नहीं किया। लेकिन आप अरे ले दिया तो ऐसा एक वीडियो और घूम रहा है अभी सभा में, मुझे नहीं पता किसकी तस्वीर लेकर के कोई खड़ा बेचारा बगल में और वो नहीं ले रहे हैं। ऐसा भी कुछ और वीडियो चल रहा है। एनीवे, चाहिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं मुंबई की। कुछ सीटें हम लोग डिस्कस कर लें, अगर इन पर क्या समीकरण बदले हैं पिछले कुछ दिनों में। जैसे वर्ली की सीट है, आदित्य ठाकरे यहां दूसरी बार चुनाव लड़ेंगे। इनके सामने एमएनएस के देश पांडे हैं, एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने मिलिंद देवड़ा को टिकट दे दिया है। कोई प्रॉब्लम आपको लगता है आदित्य ठाकरे के लिए?
कुछ नहीं सर, एक कुछ तरफा नहीं, जीतेंगे। क्लीन। माहिम में राज ठाकरे के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, राज ठाकरे ने एक इंटरव्यू में खुलकर कहा है कि देवेंद्र फडणवीस के पास इस राज्य की समस्याओं का आंकलन भी है और उनका निवारण भी है। तो वो खुलकर देवेंद्र फडणवीस के लिए बैटिंग कर रहे हैं, क्योंकि अब बीजेपी ने लेकिन इनके लिए इनका समर्थन वापस ले लिया ना बेटे का। नहीं, बीजेपी समर्थन कर रही है। बीजेपी समर्थन कर रही बीजेपी है। कर रही है। सदा सरवणकर चुनाव लड़ रहा है शिंदे सेना से। बीजेपी पूरी ताकत ग्राउंड पे बीजेपी भी तो पूरी लगाई हुई है। ताकत से उसके साथ बीजेपी है। फुल सपोर्ट करेगी। पूरा सपोर्ट कर रही है। इनके बेटे हैं अमित ठाकरे। अमित ठाकरे। अमित ठाकरे। तो इनकी सीट के बारे में क्या असेसमेंट है? फंसी हुई सीट है। टफ फाइट, हाँ, टफ फाइट है क्योंकि सर। जो खड़ा है शिंदे कैंडिडेट और 3 बार के विधायक रहे हैं, टफ सीट है वो। सदा सरवणकर। हाँ, लेकिन बीजेपी एकदम से पूरी ताकत के साथ ही साथ लगी, ऐसा नहीं है कि दिखाने के लिए पर्दे में। बहुत फंसी हुई है, बहुत आसान नहीं है शाहना एनसी के लिए, क्योंकि वहां से जो कैंडिडेट है वो बहुत दमदार है। और शहना एनसी शिंदे सेना से लड़ रही है। हाँ, शिंदे सेना से चुनाव लड़ रही है, मुंब्रा से। और वहाँ समस्या ये है शाहना एनसी के साथ कि चूंकि वो चुनाव के पहले गई है, तो एकनाथ शिंदे के जो वहाँ के स्थानीय लीडर है, उन्हें लग रहा है कि भाई हमें यहाँ सीट मिलनी थी, शाहना एनसी वहाँ से बाहर से बुला के लाया गया है, तो वहाँ उसको समर्थन नहीं मिल रहा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का बहुत समर्थन नहीं मिल रहा है। और चूंकि वो सीट जो आती है वो दक्षिण मुंबई में आती है, जहाँ से अरविंद सावंत वहाँ से शिवसेना के मुस्लिम डोमिनेटेड सीट है। मुस्लिम डोमिनेट तो ज्यादा नहीं है वहां पर, दूसरे कास्ट के लोग भी। और चूंकि वो शिवसेना का एक गढ़ रहा है वहां पर, मुस्लिम कम्युनिटी है वहां पे, 6 से 7% कम्युनिटी है उस सीट के ऊपर। उसी में आती होगी नहीं, जो इत्रवाली पूरी मार्केट है, तो वो उसी में आती है, 6 से 7% अच्छा, उसमें। मुंबा देवी के पहले ये भाई सीट बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, मानखुर शिवाजी नगर। यहाँ नवाब मलिक हैं अजीत पवार के कोटे से, वहां ये वो उम्मीदवार हैं, और इनके सामने शिंदे गुट के सुरेश बुलेट पाटिल, उनको बुलेट बोलते हैं लोग, शिंदे गुट के। तो ये तो नवाब मलिक के खिलाफ क्या नवाब मलिक के खिलाफ कैंडिडेट दिया ना सर, दिया ना। शिंदे ने? शिंदे ने कैंडिडेट दिया, बिल्कुल कैंडिडेट दिया है। बीजेपी खुलकर उनका समर्थन कर रही वहाँ है। मायावती में टूटा नहीं। मायावती यहाँ से अबू आजमी है, यहाँ से अबू असीम आजमी चुनाव लड़ अबू रहे हैं। आदमी समाजवादी पार्टी से। तो नवाब मलिक ना जीते, बीजेपी इसके लिए क्या करेगी, कोशिश करेगी? आप बिल्कुल पूरी कोशिश करेगी उसमें। हालांकि बीजेपी के सामने समस्या ये है कि ऐसा ना हो कि नवाब मलिक को हराने के चक्कर में अबू आदमी जीते, तो वहाँ पे ये दोनों कैंडिडेट तो बीजेपी के लिए आप समझ सकते हैं कि। लेकिन नवाब मलिक को लेके पर्सनली भी देवेंद्र फडणवीस किसी तरह से रोकने की उनको कोशिश करेंगे। और पार्टी के अलावा व्यक्तिगत तौर पर भी आप देखें तो देवेंद्र फडणवीस को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया था जिस प्रकार से नवाब मलिक का कैंडिडेचर का अनाउंस किया गया। और सोर्सेज के द्वारा में ये जानकारी दी गई थी कि शुरू में अजीत पवार इस बात को मान गए थे, जिसका नतीजा यह था कि नवाब मलिक का, आपने देखा कि शुरू में निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पर उन्होंने अपना नॉमिनेशन किया था, फिर सिंबल दे दिया गया था। और बेटी भी तो लड़ रही है। हाँ, बेटी पे लोग सहमत थे, लेकिन उन पर बीजेपी को मना प्रॉब्लम था। नहीं। हाँ, उनके लिए मना किया गया था। और शायद जो सोर्सेज के द्वारा हमें जानकारी मिली कि शुरू में अजीत पवार ये मना कह भी थे कि ठीक है नहीं देते हैं, लेकिन बाद में उनकी कोई मजबूरी जीशान नहीं सिद्दीकी होगी। वाली सीट की क्या स्थिति? जीशान सिद्दीकी बांद्रापुर से लड़ रहे हैं। ये अब अजीत पवार की पार्टी में ये भी आ चुके हैं, और उनकी पिता की हत्या हुई है, तो वो एक बड़ा फैक्टर उस सीट पर रहने वाला ही है। शिवसेना यूबीटी ने यहाँ वरुण देसाई को उतारा है। वरुण देसाई कजन है आदित्य ठाकरे के, मतलब ठाकरे परिवार से मौसी के बेटे हैं। मौसी के बेटे हैं। यहाँ क्या क्या लग रहा है? ये कांग्रेस की सीट है। जीशान सिद्दीकी पहले तो कांग्रेस में थे, क्रॉस वोटिंग की और तय था उनको टिकट नहीं मिलेगा, तो फिर वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में चले गए। लेकिन वो वहां से उनका जितना बहुत मुश्किल है, भले ही उनके पिता की हत्या हो गई, उन्हें लग रहा है कि वहां पे उन्हें एक मतलब उसके पिता की हत्या मुश्किल है, बहुत मुश्किल है सीट वो वहां पर, वो कांग्रेस की सीट है बेसिकली। तो ओवरऑल आप क्या मान रहे हैं भाई? पिछली बार अगर शिवसेना एक थी और लड़ी थी बीजेपी के साथ, 36 में से 30 सीट उस वक्त दोनों ने निकाल ली थी। आज की परिस्थिति में क्या दिखाई दे रहा है? मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है, राष्ट्रीय सेवक संघ का और भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है। 2019 में अगर शिवसेना अगर वहां से सीटें जीती थी तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के संगठन की बड़ी एक भूमिका थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब उद्धव ठाकरे के लिए बहुत बड़ी समस्या है कि एक तो पार्टी उनकी टूट चुकी है, एकनाथ शिंदे के साथ जुड़ी है। भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रांग आधार है प्रधानमंत्री मोदी, देवेंद्र फडणवीस वहां पर है, सरकार का वहां पर उनको जिस हिसाब से सहयोग है, सरकार का जो काम रहा है, तो मुझे लग रहा है कि उद्धव के लिए बहुत आसान नहीं होगा। अब उद्धव ने जो कॉम्बिनेशन वहां बनाया है, मतलब वो मुस्लिम कॉम्बिनेशन और मराठी कॉम्बिनेशन, उसके ऊपर उद्धव ठाकरे बहुत निर्भर है कि मुसलमानों का जो वोट है वो मिले, मतलब जो कांग्रेस को मिलता है, कांग्रेस का वोट जो बेसिकली हजम नहीं होती ये है। अब ये उनकी राजनीतिक मजबूरी है। कांग्रेस का वोट अगर पूरा वहां ट्रांसफर होता है, शरद पवार का बहुत बड़ा आधार नहीं, अगर उनका वोट ट्रांसफर होता है और उद्धव ठाकरे अपना जो मराठी वोट है अगर वो बचा के रख लेते हैं तो उद्धव ठाकरे अच्छा प्रदर्शन करेंगे। अगर मराठी वोटर अगर उद्धव ठाकरे जो शिफ्ट हो जा रहा है, जिस तरीके से मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति उद्धव ठाकरे ने की है, और आज प्रधानमंत्री जिस तरीके से हमला बोलेंगे, अगर उद्धव ठाकरे का वोट टूटता है तो उद्धव ठाकरे के लिए सबसे बुरा यहां उनका टारगेट आज प्रधानमंत्री का आपको लगता है उद्धव ठाकरे रहने वाले? उद्धव ही रहेंगे। अच्छा ठीक है, लेकिन एक तो बयान जो है वो बड़े अजीब किस्म के आ रहे हैं। अजीत पवार तो ये खुलकर कह चुके भैया बटों के कटों के महाराष्ट्र के अंदर नहीं चलता है। महाराष्ट्र में हम लोग हमारे पूर्वजों ने भी कभी इस किस्म की राजनीति नहीं की, हम सबको साथ लेकर के चलते हैं। अजीत पवार की मजबूरी है, उनका वोट बैंक भी अलग है।
पंकजा मुंडे बीजेपी के नेता, एमएलसी बनाया बीजेपी ने, अभी चुनाव में टिकट दिया था, हार गई थी वो लोकसभा चुनाव में, कैंडिडेट हार गई, गोपीनाथ मुंडे की बेटी, वो भी ये बात कह रही है कि बटोगे कटोगे हमारे यहाँ नहीं चलता है। बीजेपी की कैंडिडेट ये बात कह रही है, इस पर थोड़ी मुझे हैरानी ज्यादा हो रही है। क्या ये वजह हो सकती है कि जिस सीट पर वो लड़ रही हैं, मतलब वो तो नहीं लड़ रही, जो जहां से वो आती हैं वहां धनंजय मुंडे लड़ रहे हैं, इनके भाई लड़ रहे हैं, धनंजय मुंडे, और वो अजीत पवार के टिकट नहीं लड़ रहे हैं। नहीं देखिए, ये वहाँ की जो राजनीति है उसमें बहुत पहले, और ये सचमुच अगर महाराष्ट्र को जरा गिनती करें तो कितने चाचा भतीजा हैं उसका भी एक बड़ा बढ़िया एक मतलब इसको चर्चा हो सकती है। और यहाँ भी गोपीनाथ मुंडे माना जा रहा था, धनंजय मुंडे को लगता था कि चाचा जी हमको विरासत देंगे, बेटियां बड़ी हुई तो दोनों बेटियों को विरासत दे दी। अब पंकजा और प्रीतम दोनों को भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ दिया, आप विधानसभा नहीं जीत पाई, आप लोकसभा नहीं जीत पाई, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने एमएलसी बना के आपको भेजा। आज के समय में जब प्रधानमंत्री मोदी हो, योगी आदित्यनाथ हो, महाराष्ट्र में तो संघ पूरा उसी जमीन पर काम कर रहा है, और आप वहां आके एक बयान दे रहे हैं कि ये नारा यहां नहीं चलेगा। तो इसका तो सीधा सा मतलब हुआ ना कि पार्टी लाइन से इतर आप कुछ अपने आप को समझ रही हैं। और अगर ऐसा है तो किसी भी पार्टी में, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का मसला नहीं, किसी भी पार्टी में इस तरह का स्टैंड लेना, और वो भी बीच चुनाव के समय, ये कतई ठीक नहीं कहा जा सकता है। अब लगता ये था कि पंकजा मुंडे चूंकि एक सहमति सी बन गई थी, और अगर आपको ध्यान में हो जो अमित शाह ने वहां बैठक की थी तो पंकजा मुंडे, विनोद तावड़े, देवेंद्र फडणवीस और अमित शाह ये एक साथ बैठे हुए थे। तो उस चित्र को देखकर हम लोगों को लग रहा था कि एक सहमति कुछ बन गई। लेकिन अगर पंकजा मुंडे इस तरह का बयान दे रही तो वो ठीक नहीं। अरे अब सर मैं आपके पास आया था, शरद पवार जी की बात आपसे करना चाहता हूं। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया अभी। अच्छा, अजीत पवार का क्या वायरल हुआ था इंटरव्यू? उन्होंने कहा कि हम 2019 में हमारे चाचा जी साथ में थे, अमित शाह जी, हम, देवेंद्र फडणवीस, सब लोग एक बैठक में थे, उसमें गौतम अडानी भी थे, हम लोग तो सब बीजेपी के साथ सरकार बनाने की बात कर रहे थे। तो शरद पवार तो ये चाहते थे 2019 में। इंटरव्यू में उनसे पूछा गया ऐसा था क्या, वो अजीत पवार तो ऐसा कह रहे हैं? उन्होंने कहा बिल्कुल गलत बात है। ये हो सकता है कि गौतम अडानी के साथ मैं किसी बैठक में हूं, लेकिन वो कोई गलत बात नहीं है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि मैंने अजीत पवार को गौतम अडानी ही नहीं, बहुत सारे और इंडस्ट्रियलिस्ट से मिलवाया हुआ है, वो इसलिए ताकि अपने क्षेत्र का वो विकास कर सके इन लोगों के साथ मिलकर के। तो उसमें मैं कुछ गलत बात नहीं मानता। तो ये तो उन्होंने इसका जवाब दिया। फिर उन्होंने एक दावा ये किया है सर कि महाराष्ट्र संकेत देगा कि मोदी युग अब खत्म होने के रास्ते पर है। उनसे यह भी कहा गया कि भाई, वो खुद ही ये कह रहे हैं कि अच्छा, सवाल हुआ कि मोदी जी आपके बारे में कुछ नहीं बोलते चुनाव में। तो उन्होंने कहा कि मुझे चिंता होती है जब वो मेरे बारे में नहीं बोलते, मैं चाहता हूं वो मेरे बारे में बोलें, क्योंकि और मुझे दूसरी चिंता ये होती है कि उन्होंने कहा कि मैं शरद पवार जी की उंगली पकड़ के मैंने राजनीति सीखी है, तो मुझे अपनी उंगली की बड़ी चिंता होती है। देखिए, मोदी जी ने लोकसभा चुनाव में शरद पवार जी के बारे में बोला था, भटकती हुई आत्मा वाला जब भाषण दिया था, उसका फायदा शरद पवार जी को हुआ। तो मोदी जी समझ गए कि अब शरद पवार के बारे में बोलने से उनको फायदा होगा, और शरद पवार चाहते हैं कि वो बोले मोदी जी, तो फिर फायदा हो चुके विधानसभा चुनाव में। तो ये तो राजनीतिक मामला है ही। जहां तक उसकी बात है, अडानी के साथ, गौतम अडानी के साथ शरद पवार ने अपने संबंधों को कभी छिपाया नहीं है, खुलेआम मानते हैं, और छिपाने वाली बात भी नहीं है। भाई, अडानी के उद्योगपति हैं, इसमें क्या दिक्कत है? दुनिया में उद्योगपति जो है नेताओं के साथ उनके संबंध होते हैं। तो नहीं, पॉलिटिकल मीटिंग में, अब मैं उसी पे आ रहा हूँ, पॉलिटिकल मीटिंग की बात कर रहा हूँ। ऐसा है कि पॉलिटिकल मीटिंग, दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि अडानी जी खुल कर कहें कि मैं बीजेपी के साथ हूँ। भाई, जयंत मल्होत्रा बीएसपी के साथ पॉलिटिकल मीटिंग में बैठते थे, एमपी हुए। अनिल अंबानी बैठते थे समाजवादी पार्टी में, पॉलिटिकल मीटिंग में बैठते थे। सब सारी लाइजिंग जो उसमें पॉलिटिकल होती है उसमें हिस्सा लेते थे, खुलेआम मंत्री थे, एमपी बने। वो कांग्रेस के साथ बिरला जी पहले पॉलिटिकल मीटिंग में बैठते हैं, और एमपी बने राज्यसभा से। तो गौतम अडानी जी का अगर है बीजेपी से नजदीकी तो क्या दिक्कत है? खुल के आ जाए, खुल के आते कहते मैं मोदी जी हमारे नेता है, पसंद करते हैं बीजेपी, इसमें क्या प्रॉब्लम है? क्या भाई, कोई पहली बार सुब्रत राय सहारा कितना समाजवादी पार्टी देवड़ा के साथ बैठते थे, कांग्रेस सब देवड़ा के साथ, तो इसलिए वो एलन मस्क तो खुलेआम ट्रंप के साथ जो है खड़े हुए, अब तो उनकी उसमें भी जा रहे हैं, टीम में भी शामिल। तो फिर कांग्रेस क्यों मुद्दा बना रही है? थोड़ा सा मुद्दा यही है, कांग्रेस क्यों बना रही कांग्रेस आने। मेरा कहने का मतलब है कि लुका छिपी से काम मत करिए, गुड़ खाइए, गुलगुले परहेज मत करिए। आप अगर वाकई इस तरह की बैठकों में शामिल हो रहे हैं तो कहिए हम शामिल हो रहे हैं, क्या दिक्कत है? भाई, कोई संवैधानिक रोक थोड़ी है उस पर, ना कोई कानूनी रोक है कि कोई उद्योगपति किसी बैठक में शामिल नहीं हो सकता। खिलाड़ी शामिल हो सकते हैं, अभिनेता शामिल हो सकते हैं, पत्रकार शामिल। गौतम अडानी किसी पार्टी की बैठक में शामिल थे? जवाब है नहीं। क्या गौतम अडानी किसी पार्टी के प्राथमिक सदस्य हैं? जवाब है नहीं। क्या गौतम अडानी राज्यसभा में जाना चाहते हैं? जवाब है नहीं।
जिन नेताओं की राज्यसभा की, जिन उद्योगपतियों की राज्यसभा की इच्छा थी, वो जाके कांग्रेस दरबार में उस तरह से बैठते थे। भाजपा में भी वो ऐसे लोग बैठते हैं, ऐसे ढेर सारे उद्योगपति हैं जो बैठते हैं। लेकिन जो उद्योगपति के तौर पर काम कर रहे हैं, वो क्यों किसी एक पार्टी के साथ जाएंगे? उनके शरद पवार से भी रिश्ते हैं, रेवंत रेड्डी से भी रिश्ते हैं, अशोक गहलोत से भी हैं, भूपेश बघेल से भी हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी हैं। तो इसमें मतलब इसमें इतना ज्यादा इसको, और दूसरा इसका पहलू है कि जब इस तरह की बैठक होती है, उन बैठकों में हमेशा कौन मीडिएट कर रहा है ये तय कर पाना थोड़ा कठिन होता है। लेकिन शरद पवार को political सच है कि अब बीजेपी बचती है उनको उन पर बोलने से? निश्चित तौर पर उस रीजन में तो फिर खामखा के बड़ा इशू और सिंपैथी कार्ड खेलना आसान हो जाता है ना उनके लिए, कि अगर आप शरद पवार को अटैक करेंगे तो समझा जा सकता है कि उनके अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड में कैसे वो फिर से इसका खूब कैश करेंगे। और इधर जो शरद पवार की पॉलिटिक्स रही है, पहले तो ज़्यादा मैनेजमेंट वाली रहती थी, लोकप्रियता वाली रहती थी, इधर ज़्यादा ऐसी नज़र आती है कि उसमें सिंपैथी वाली चीज़ें ज़्यादा रहती हैं। और इस बार के चुनाव में तो और ज़्यादा वो फैक्टर हो गया है। तो समझा जा सकता है कि बीजेपी और ख़ासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो इन चीज़ों को बहुत बारीकी से समझते हैं। वो तो ये कह रहे हैं सब, बारामती में कह रहे हैं कि बारामती में इन्होंने लोकसभा के अंदर शराब बांटी, पैसे बांटे। मुझे खुशी इस बात की है कि लोगों ने पैसे भी ले लिए और वोट इनको नहीं किया, मुझे दिया। और कहा यह जाता है वहाँ पे कि सबसे इस बार का चुनाव सबसे कॉस्टली चुनाव अगर कोई था तो बारामती का लोकसभा का चुनाव, और उसमें बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व था।